नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। धर्म गरम, जी हां, धर्म की एंट्री हमेशा ही सियासी पारे को बढ़ा देती है। यही वजह है कि यूपी, बिहार और बंगाल की सियासत में इस वक्त धर्म पर युद्ध चल रहा है। कोई रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई गंगा आरती को लेकर मैदान में है। आपको बताएंगे 3 राज्यों में चल रहे सियासी घमासान की पूरी कहानी। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। बिहार के बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखने को मिला है। जहां अश्विनी चौबे के खिलाफ लोगों ने पत्थरबाजी की है, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक बार सुनते हैं। किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। अश्विनी चौबे वहीं के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों की मदद से किसी तरह जान बचाकर अश्विनी चौबे को निकालना पड़ा। बक्सर में मुआवजे को लेकर किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर 2 दिन पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद से ही किसान लगातार गुस्से में हैं। कल गुस्साए किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया। वहीं आज जब अश्विनी चौबे किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो स्थानीय लोगों का गुस्सा केंद्रीय मंत्री के ऊपर भी फूट पड़ा। अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद हैं। मैं लगातार इनके मुद्दे को दर्जनों बार डीएम के साथ बैठक किया हूं। 2 बार यहाँ प्रतिनिधि जो किसानों के हैं वो भी सर्किट हाउस में हमारे साथ मीटिंग में रहे हैं और लगातार इस मुद्दे पर 10 तारीख को भी और 12 दिसंबर को भी हमने इस बैठक में हाई लेवल की मीटिंग हो करके, और मैंने मंत्री से भी, हमारे जो मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री, वो भी किसान के मुद्दे के साथ है और उन्होंने कहा है जो रेट भी तय करेगी बिहार सरकार वो रेट का भुगतान हम करेंगे। यह विश्वास आपको दिलाता हूं। अश्विनी चौबे सांसद बक्सर और केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे किसानों को आश्वस्त करते हुए, लेकिन यहां पर किसान बेहद गुस्से में थे। दरअसल 85 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा था मुआवजे की मांग को लेकर। जो जमीन उनकी अधिग्रहित की जा रही है उस पर 2022 के रेट से मुआवजे की वो मांग कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले बीते दिन उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद किसान काफी ज्यादा गुस्से में थे। राज्य सरकार को लेकर भी आक्रोशित रहे क्योंकि पुलिस ने घर में घुसकर किसानों के परिवार वालों को मारा। वहां पर महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन जब उग्र हो चला था तो किस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी को उन्होंने अंजाम दिया था। घर के भीतर घुसकर पुलिस वालों ने कैसे किसान के परिवार वालों के साथ मारपीट और बदसलूकी की थी। दूसरी तस्वीर आपके सामने है। वहीं पहली तस्वीर आप आज की देख रहे हैं जब बक्सर पहुंचे सांसद महोदय अश्विनी चौबे तो उनके खिलाफ हुई नारेबाजी। इससे जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। और अब बात कर लेते हैं धर्म गरम की। इस देश में श्री राम को पूजा जाता है। रामायण, रामचरितमानस इस देश का पूजनीय ग्रंथ है। मगर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उसी रामचरितमानस की आधी अधूरी चौपाइयां पढ़कर यह आरोप लगा दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, उनकी ओर से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर के बयान के बाद राजनीतिक भड़क उठी है। बीजेपी ने मांग की है कि चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। सो दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास ने कभी नहीं सोचा होगा कि 16वीं शताब्दी में लिखे गए उनके महाग्रंथ रामचरितमानस की चौपाइयों के अर्थ का 2023 में अनर्थ कर दिया जाएगा। जय मरनाथ हम तेली तुम्हारा, शपथ की रात कोल कलवारा। कभी नहीं सोचा होगा कि जिस ग्रंथ की चौपाइयाँ आदमी के आदर्श हो जाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, उन्हीं चौपाइयों का भ्रम फैलाकर द्वेष का विस्तार किया जाएगा। और ये विस्तार किया है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने।
शिक्षा मंत्री गए थे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में बोलने, मगर बोलते बोलते रामचरितमानस पर पॉलिटिकल प्रवचन करने लगे। जे बरनाथ हम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, उत्तरकांड में लिखा है। आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार कहार कोल कलवार आदिवासी दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। हाँ, हमें मालूम है कि मंत्री जी आपके राज्य में जातियां गिनी जा रही हैं, इसलिए आप चौपाई के जरिए जाति की बात कर रहे हैं। हाँ, हमें मालूम है कि सवर्णों और निचले तबके के बीच नफरत की राजनीति आपको सूट करती है, इसलिए आप चौपाइयां सुना रहे हैं। मगर हर मर्ज का इलाज गूगल नहीं है मंत्री जी। चौपाई का अर्थ समझने के लिए गूगल नहीं, मानस पढ़ने की जरूरत है। मानस पढ़कर चौपाइयों का सही अर्थ समझने की जरूरत है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ऐसा कुरूप प्रदर्शन आपने क्यों किया? जे बरनाथ हम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। गूगल वाली जानकारी तो मंत्री जी ने दे दी, अब मानस वाली जानकारी हम दे देते हैं कि कैसे मंत्री जी ने राजनीतिक प्रवंचना की प्रत्यंचा चढ़ाई है, कैसे उन्होंने अपनी सियासत के लिए दो चौपाइयों का घालमेल किया है, कैसे उन्होंने अधूरी चौपाई बताकर आगे का हिस्सा गोल कर गए हैं। तो सुनिए, पहली चौपाई ये है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, बनारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए हो ही सन्यासी। इसका अर्थ ये है कि तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो नीच वर्ण है वो स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी चौपाई देखिए, हर कह हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगिनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए भयउ जथा अहि दूध पियाए। इसका अर्थ है कि गुरु जी ने शंकर भगवान को हरिभक्त कहा, हे खगनाथ, ये सुनकर मेरा हृदय जल उठा कि नीच जाति का मैं विद्या पाने से ऐसा हुआ जैसे सांप दूध पिलाने से होता है। यहाँ भी मंत्री जी पहली लाइन गोल कर गए और द्वेष नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की। मानस की चौपाइयों की ये व्याख्या मानस को मानने वालों के गले नहीं उतरी, बिफर पड़ी बीजेपी। ये बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मंत्री को एक मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त होंगे अन्यथा जनता उनको गदर खाने में भेज देगी। बीजेपी मांग कर रही है कि बिहार के सीएम शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें, लेकिन नीतीश कुमार को आजकल कोई खबर ही नहीं मिलती। हमको पता नहीं है, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये हो गया होने वाला ग्रंथ नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। सीएम को पता नहीं था, लेकिन इस बार तेजस्वी को शायद पता था। उनकी पार्टी ने अपना शिक्षा मंत्री से किनारा कर लिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही है, का तात्पर्य क्या रहा है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है। कवि कुमार विश्वास भी शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। भले ही बिहार के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की जा रही है, मगर चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम है। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंबुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए। वैसे अगर बिहार के शिक्षा मंत्री
चंद्रशेखर के परफॉर्मेंस और बिहार की शिक्षा की बात की जाए तो बिहार में अगर 27 लाख बच्चे पहली क्लास में दाखिला लेते हैं तो 10 साल बाद 10 लाख बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। 18 से 23 साल के 1.25 करोड़ नौजवान कॉलेजों में होने चाहिए, वहाँ 1 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। स्कूलों के पास बिल्डिंगें नहीं है, आधे स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, शिक्षक नहीं है। और उसका बड़ा कारण यही है कि बिहार के मंत्री अपना काम छोड़कर मानस की मनमानी राजनीतिक व्याख्या करने में ज्यादा जोर लगा रहे हैं। जानकारी के लिए गूगल पर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर शिक्षा मंत्री खुद समाज को तोड़ने वाले बयान दे तो ये चिंता का विषय है। और साफ है कि उन्हें छात्रों और युवाओं के भविष्य से ज्यादा दिलचस्पी अपनी राजनीति चमकाने में है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। राम के नाम और अयोध्या के मंदिर पर वैसे तो भारत में दशकों से राजनीति होती रही है, लेकिन जब से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से राम सहारे सियासत और तेज हो गई है। खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने जब से कहा है कि 2024 जनवरी में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तब से विरोधी दलों के निशाने पर बीजेपी ही नहीं खुद राम जन्मभूमि मंदिर और रामचरितमानस तक आ गया है। सनातन परंपरा के पावन तीर्थ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का काम दिन रात चल रहा है। आधार से ऊपर मंदिर आकार लेने लगा है। भक्तों की श्रद्धा और दर्शन की आकांक्षा पूरे होने में बस साल भर की देरी है। लेकिन इसी बीच 2024 के चुनावों को लेकर राम मंदिर के बहाने राजनीति सुलझ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया कि जनवरी 2024 में राम जन्मभूमि मंदिर तैयार हो जाएगा, तो राम के विरोध की राजनीति वाले बयान आने शुरू हो गए। बिहार के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सबसे पहले अयोध्या की भूमि को नफरत की जमीन करार दिया और फिर ओवैसी ने फतवा जारी कर दिया कि अयोध्या में जो नई मस्जिद बन रही है वहां कोई नमाज न पढ़ने जाए। उस मस्जिद को मस्जिद ही नहीं मानता मैं, जहां पे जो 5 एकड़ जमीन दी गई है, ना उसमें कभी नमाज पढ़ना भी चाहिए उसमें, बल्कि वो तो मॉडर्न डे मस्जिद जरारा है। वो आप जाके देख लीजिए मस्जिद जरारा किसको बोलते हैं। देखिए ओवैसी जी क्या कहते हैं वो तो उनका सोच है, सरकार का सोच है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यशस्वी देश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, योगी आदित्यनाथ एयरनेस काम कर रहे हैं। ओवैसी अयोध्या की मस्जिद में नमाज और इबादत को पहले भी हराम करार दे चुके थे और तब देश भर के उलेमाओं ने ओवैसी के इस बयान की मजम्मत भी की थी। अब एक बार फिर अयोध्या की मस्जिद के बायकॉट की कोशिश कर रहे ओवैसी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। का तो समझ में आता, लोगों को भी कहा कि नहीं जाएंगे। अब ओवैसी साहब कब से मुफ्ती हो गए? वो तो बैरिस्टर हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उन्हें मानना चाहिए था। मुफ्ती है नहीं और फतवा जारी कर रहे। दरअसल देश में धर्म के नाम की राजनीति को लेकर नई बहस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख का भी एक बयान आया था, जिसमें मोहन भागवत ने इस्लाम की श्रेष्ठता के भ्रम को छोड़कर निर्भीक रूप से राष्ट्र की श्रेष्ठता के लिए काम करने की बात कही थी। दुनिया में लोगों की प्रवृत्ति, सभ्यताओं की प्रवृत्ति आक्रामक है। एकमात्र हिंदू समाज जीवन है जो आक्रामक नहीं है। हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोटा। हालांकि मोहन भागवत के बयान के बाद खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधि बताने वाले नेताओं ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे
तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। तो बहरहाल मुसलमान इससे डरेगा नहीं। ओवैसी और बर्ग जैसे नेता संघ प्रमुख के बयान को लेकर आपत्ति जताते हैं। हालांकि देश में ही मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग मोहन भागवत के बयानों में कुछ भी गलत नहीं देखता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। विपक्ष का ये भी आरोप है कि धर्म और मजहब को लेकर इन सियासी बयानबाजियों के बीच उलझ रही राजनीति के लिए देश के दूसरे मुद्दे पीछे चले जा रहे हैं, जिसमें देश के विकास और सुरक्षा से जुड़े जरूरी मुद्दे भी हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 26 जनवरी से ठीक पहले दिल्ली में स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में स्पेशल सेल ने रेड मारी है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए एक शख्स का कनेक्शन कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला से निकला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस 2 शख्स को हिरासत में लिया गया है उनमें से एक व्यक्ति जिसका सीधा कनेक्शन कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला से निकला है। पूछताछ लगातार जारी है। इन दोनों ही संदिग्धों से पुलिस बारी बारी से पूछताछ कर रही है। राजधानी दिल्ली में एक तरफ 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुबह सुबह परेड की रिहर्सल होती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले आतंकवादियों की भी निगाह है। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड पड़ी है, जहां से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस बारे में दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक बड़ी रेड, ये जो सामने की तरफ आप मकान देख पा रहे हैं, इस मकान पर हो रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऑफिशियल वो इस मकान के अंदर मौजूद है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है, सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल कनाडा में बैठा जो एक खालिस्तानी आतंकी है अर्श डल्ला, जिसको कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित किया है, उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसके अलावा एक शख्स को और हिरासत में लिया है। आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की सियासत की कर लेंगे, जहां आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस जंग में अब डीआईपी की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें जिसकी ओर से अरविंद केजरीवाल से 163 करोड़ की वसूली की बात कही गई है, जिस पर सियासत काफी तेज है। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी की ओर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजे गए इस नोटिस में 163 करोड़ की वसूली की बात कही गई है। नोटिस में आरोप है कि सरकार के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक विज्ञापन के लिए किया गया है और उसी की वसूली के लिए ये नोटिस भेजा गया है, जिसने दिल्ली में केंद्र बनाम आप की सियासत को एक बार फिर हवा दे दी है। पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो। ऐसा लगता है कि एक समय नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को और एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रमजाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है। आज 163 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर रिकवर करने की बात आई तो मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली सरकार छटपटा गई। नोटिस के 163 करोड़ में 99 करोड़ 31 लाख रुपए मूलधन और 64 करोड़ 31 लाख रुपए पेनाल्टी ब्याज के रूप में शामिल है। मामला 2015-16 का है। आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी विज्ञापन बताकर 97 करोड़ खर्च करने के आरोप लगे।
करीब 1 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूलने के निर्देश दिए। अब नोटिस में डीआईपी ने पैसा भरने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया है। नोटिस में लिखा गया है कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो आम आदमी पार्टी की संपत्ति जब्त हो सकती है। इस बीच डीआईपी की ओर से नोटिस भेजने वाली आईएएस अधिकारी को आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है और उन विज्ञापनों के बारे में पूछा है जिनको लेकर नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी को और उसके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को ये सिर्फ अमानत में खयानत से कम कुछ नहीं है। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब का, लेकिन पैसा कौन देता है? पैसा देता है दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के खजाने से। ये कहाँ का न्याय है? अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार में दूसरे राज्यों में, चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात हो, वहां पर उस पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे को लगाया। हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया कि कम से कम जो है 163 करोड़ 163 करोड़ रुपया जो सरकारी खजाना था, विकास पे लगना था, वो आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार पे खर्च किया। दोषी पाए गए, रिकवरी का आदेश दिया है। एलजी ने मुख्य सचिव को लिख दिया है कि ये रिकवरी, ये पैसा सरकार का है जो आम आदमी पार्टी से ब्याज सहित वसूले जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? डीआईपी का नोटिस दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच सियासी तनातनी की नई खेप है, जिसमें आम आदमी पार्टी की ओर से एलजी पर स्कूली शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का आरोप लगाया है। एलजी साहब ने दिल्ली के सरकारी स्कूल शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग का प्रस्ताव मंजूर करके एलजी साहब के पास भेजा था। उनका कहना है कि देश में ही ट्रेनिंग करा लो। सर्विस विभाग पर असंवैधानिक कब्जा करके दिल्ली के बच्चों के हित में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के फैसले को पलट रहे हैं। एलजी साहब दिल्ली के शिक्षा में आए बड़े बदलाव में शिक्षकों की मिली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उधर केजरीवाल ने भी ट्वीट कर लिखा, आपने मुझे विदेश जाने से रोका, कोई बात नहीं, पर शिक्षकों को तो फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दीजिए, उन्हें तो मत रोकिए। इस बीच एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर आज तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। बहरहाल ये घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें आए दिन नए नए मुद्दों की एंट्री होती जा रही है। राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।